नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 7 है, पाठ 7 फेस। तो इस पूरे पाठ को सारांश के साथ समझेंगे और इस चैप्टर को लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो देखते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु ने इस चैप्टर में क्या लिखा है। लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यह जो कहानी है ना, वह फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति की प्रभावी वर्णन की है। और मर्मज्ञ का क्या अर्थ होता है? किसी ग्रंथ के बारे में अच्छे से जानकारी लेना, गूढ़ जानकारी होना, किसी किताब के बारे में अच्छी से जानकारी होना। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है और श्रम के प्रति सम्मान की भावना, श्रम के प्रति सभी के मन में सम्मान की भावना नहीं होती, लेकिन श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी कैसा है? उल्लेखनीय है। अब कहानी की शुरुआत होती है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार भी समझते हैं। सिरचन नाम का कहानी का प्रमुख पात्र सिरचन है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुला करके? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी ढुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। वह जो सिरचन जो था ना, उसको कोई खेत खलिहान के लिए नहीं रखता था। पगडंडी पर तिल तिल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ वह दिखाई देता था। कह रही है कि आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई, आज उसे कोई कुछ भी कह ले। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी और उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में काफी कारीगरी रह गई है। यह सारे इलाके में, पूरा इलाका में उसी के हाथ में एक कारीगरी थी। एक दिन का समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवाकर भेज दो। और सिरचन जो अच्छा कारीगर था चीक बनाने का, और मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा, मतलब सिरचन को खाने के लिए क्या क्या दोगी। फिर रेणु जी की माँ हंसकर कहती है कि जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता, कभी वह मेरे काम में आनाकानी कभी नहीं करता। अब देखिए कि एग्जाम्पल ले रही हैं कि ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी का क्या अर्थ होता है? बेइज्जत कर दिया था। वो सिरचन ने कहा कि तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा सा सब्जी देती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। वो एग्जाम्पल देते हैं फिर कि ऐसा खाना तो कुम्हार और कहार के घर वाले बनाते हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा? इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेती कि सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी कि तुम्हारी याद आ गई। घी की दाढ़ी खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है और मोती की शीतल पार्टी के लिए। क्यों उसकी नंद रोटी हुई है? कि उसके हाथ में कारीगरी था, वो शीतल पार्टी भी बनाता था। अब इस कहानी का मुख्य पात्र सिरचन है। तो सिरचन जो है ना, जाति का कारीगर है और एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी क्या बनाता है? कुच्छी बनाता है। और उसके बाद क्या करता है? कुच्छियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त कर देता है। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार कर उठता है, उसको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं होता है, ऐसा बता रही हैं। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। अगर कोई ऑब्जेक्शन किया, कोई उसके काम के बारे में कुछ सुनाया, तो कहता है कि फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोड़ है
लेकिन कामचोर नहीं है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा खाने पीने के लिए। वह खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। वह खाने पीने में चटोर था। और आगे कह रही हैं कि कभी चिकनाई की कमी हुई तो काम सारी चिकनाई में खत्म हो जाता है। अधूरा रखकर उठकर खड़ा हो गया, काम अधूरा छोड़ करके कहता है अब हम चलते हैं। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। बहाना बनाता था कि आज मेरे सर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। आधा काम किया, आधा काम को छोड़ करके चला गया। और एक बात और थी, जब वो आधा अधूरा काम को छोड़ करके चला जाता था तो उस काम को कभी पूरा करने नहीं आता था। छोड़ करके गया तो इसका मतलब छोड़ करके गया। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तिलों की झिलमिलाती चीख और सतरंगे डोर के मोटे और भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता था। वो अच्छा कारीगर था, इस सबको अच्छी तरह से बना लेता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। पेट भर खाना खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा दे करके विदा कर दो। और सिरचन जो काम करता था ना, तो सिर्फ चटोर था, खाने का काम करता था, खाना खा लेता था और पैसा उसा कुछ नहीं लेता था। अब रेणु जी एक और उदाहरण ले रही हैं कि महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिरमिला उठी थी। वो कही थी कि ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। और बात क्या थी कि वह बोला कि सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। तो बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बड़ी ही बात होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खसारी या सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। कहे ना, जो सिरचन को कोई सत्तू पिला देता था, कोई दही पिला देता था, मलाई वाला दूध पिला देता था, काम हो गया। या तुम्हारी माँ से ही कर सकती है बबनी, सिरचन ने मुस्कुरा करके जवाब दे दिया। आओ, कह रही है रेणु जी कि उस बार एक बार की बात है कि मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। उनकी छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, वो ससुराल जाने वाली थी। तो पहली बार ससुराल जा रही थी वह, और मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे। पहले टेलीफोन का जमाना नहीं था, खत का जमाना था, चिट्ठी पत्री का। तो उसमें चेतावनी दे दी थी, उसमें लिख करके भेज दिया था कि मिठाई ना आवे तो ना आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो क्या होगा। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसीलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा लिया गया। क्यों? क्योंकि शीतल पाटियों को बनवाना था ना। फिर सिरचन को बोला गया कि ये सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। पहले तो फटे पुराने कपड़े मिल जाते थे, खाना मिल जाता था। तो इस बार शादी का है, पहली बार जाएगी, तो इसीलिए इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया और रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। उस समय इस सब चीज का बहुत चलन था, जो पहले कभी नहीं बनी है। अच्छी चीज बन रही है नए फैशन की। अब सिरचन बोल रहा है कि धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती है। वो कह रहा है कि जो चीज मैं बना रहा हूँ तो धोती दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, धोती के साथ अगर रेशमी कुर्ता भी दीजिएगा ना, फिर भी ऐसी चीज कोई नहीं बना के देगा। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मझली भाभी का मुंह लटक गया है यह बात सुन करके, और मेरी चाची से फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू।
बेटी के विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के तारे, सातों 7 रंग के थे और सतभैया तारा था। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकलने आती है, वह कुछ कुछ बोलते रहता है ओठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती है और चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने उसके पास बड़े सूप पर निहार डाली चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। अब वह जब नहीं खाने पीने की सुध अपने काम में मग्न रहता है तो उसको खाने के लिए क्या मिला? चूड़ा और गुड़। मैंने लक्ष्य किया कि सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? कलेवा का अर्थ होता है सुबह का जलपान। तो सुबह के जलपान में जब सिरचन काम में मग्न था तो उसको क्या मिला? चूड़ा और गुड़। और माँ क्या कर रही थी कि माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। शादी ब्याह का घर था तो पकवान बन रहे थे। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या देखूं? अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? मतलब चूड़ा गुड़ क्यों दी, बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदिया ने मैं नहीं खाता काकी। किसने कहा? सिरचन ने कहा। और सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा था, अछूता जैसा। जैसे वो अछूता हो इसी तरह सिरचन उसको छुआ भी नहीं था। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? फिर मजाक उड़ाया सिरचन की जैसे चूड़ा गुड़ दे रही हो उसी तरह मिठाई भी बांटती हो। और मझली भाभी जो थी सो माँ की दुलारी बहू थी। तो मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी क्योंकि सिरचन ने कुछ बोल दिया। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही ना। किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा? वह तो काम करने आया है। और मझली भाभी माँ तमक कर करके बाहर आती है और सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो और बहुओं से बदकट्टी करने का क्या जरूरत है? मतलब सिरचन को डांटती है। उसके बाद क्या होता है कि सिरचन का मुंह जो है वह गुस्से से लाल हो जाता है और वह कोई जवाब नहीं देता है। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक को फंदे डालने लगता है। वह मानू जो थी जिसका शादी होने वाला था वह पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी और चुपके से एक पान का बीरा सिरचन को देती हुई बोली कि इधर उधर देखकर सिरचन दादा काम काज पर कर। और वह चुपचाप से सिरचन को पान का बीरा दे दी। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। कौन समझाई? मानू समझाई। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीरा मुंह में ले लिया और खुश हो गया पान को खा करके। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई कि भाई तो मजदूरी करने आया, यहाँ बैठ करके पान खा रहा है। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना। सिरचन जो था ना बहुत था, ये चटोर था, वह मांग रहा है चाची से कि गमकौआ जर्दा भी दो, पान तो खा ही लिया। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी और सिरचन से, क्योंकि वह जवाब दे देता था और गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी जुब में आग लगे। वह सिरचन को सुनाने लगी, और घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो क्या? चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा। अब क्या हुआ? ये सब सुन करके मेरा कलेजा, फणीश्वर नाथ रेणु जी कह रही हैं कि मेरा कलेजा जो है धड़क उठा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतरी के फंदे पड़ गए मानो। अब वह रुक गया। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान की मुंह में घुलाता रहा और फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया और अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा और टंगी हुई अधीरी चीक पर एक निगाह डाली और हनानाता हुआ आंगन से क्या किया, बाहर निकल गया। सिरचन गुस्सा में आ गया। अब चाची भी कुछ कम नहीं थी। सिरचन को बाहर जो निकलते देखी तो बोली कि अरे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में काम नहीं करता है। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है और इस मुंह झौसे के मुंह में लगाम है, ना आंख में सील। मतलब इसमें कोई सहनशीलता नहीं है। पैसा खर्च करने पर भी सैकड़ों चीखें मिलेंगी। 72 टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली
मारी फिरती है कि चीख ले लो, ऐसा चाची कह रही है। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही और सातों तारे मंद पड़ गए। जब सिरचन जाने लगा तो सातों तारे जो थे मंद पड़ गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीदकर ससुराल को तुम्हारा भेज दूंगी। अब मानू को याद आया कि विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। शादी में भी सिरचन के हाथ का शीतल पाटी गया था उसके ससुराल, तो ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को कि देखो कितनी अच्छी शीतल पाटी है। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मानू को गुस्सा आ रहा था। अब सिरचन यहाँ सोच चला गया और वहां जाकर एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है और लेखक को देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। वह कान पकड़ के बोला कि अब नहीं, अब जाऊंगा शीतल पाटी बनाने। मोहन छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। अपने परिवार के बारे में बताता है सिरचन कि खुद तो मर गई, उसकी पत्नी मरी है। लगता है यहाँ पर कि उसकी पत्नी नहीं है। कहानीकार बता रहे हैं कहानी में कि खुद मर गई और अपने बेटे और बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा थोड़ी ही भोगता। वह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। एक शीतल पाटी को बताते हुए बोल रहा है कि यह शीतल पाटी मेरे पत्नी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूंगा। बहुत ठेस पहुंची उसके मन पर कि लोग इतना सुनाते हैं उन्हें, गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। वाह, उसको जो मन पे ठेस पहुंचा है तो वह कह रहा है कि गांव भर में तुम्हारी जो हवेली है वहां मेरी इज्जत होती थी। अब क्या, मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता, वह फिर दोबारा नहीं आ सकता है। आप फणीश्वर नाथ रेणु जी सारी स्थिति को देख करके यहाँ पर चले आए हैं। अब बड़ी भाभी जो है ना, वह अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। अब वह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता था। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी भी नजर न आए और मानू का ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। मानू जब ससुराल जाने लगी तो ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाने समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। आधा अधूरा चीख जो बना हुआ था उसको लेकर के मानू जा रही थी अपने ससुराल और मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने की को जी हुआ कि क्यों कहा कामचोर, क्यों कहा चटोर। और गाड़ी आई। उसके बाद क्या हुआ कि सारा सामान बंध गया। उसके बाद गाड़ी आई मानू के लिए, क्योंकि उसे ससुराल जाना था। और सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। तो क्या देखे फणीश्वर नाथ रेणु ने, वही जा रहे थे ससुराल छोड़ने मानू को। तो सिरचन दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर आ रहा था और उसने दरवाजे के पास आकर के पुकारा। फिर सिरचन ने कहा कि मानू दीदी कहाँ है, दरवाजा खोलिए, एक बार उनको देख लूं। और फिर फणीश्वर नाथ रेणु जी दरवाजा खोल दिया और सिरचन दादा मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से और सब चीज है। दो दीदी, शीतल पाटी, चीक, सब चीज था उसमें। शीतल पाटी भी था और चीक भी था। फिर एक जोड़ी आसनी कूस की थी। उसके बाद सिरचन ने मानू को दे दिया और गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल करके देने लगी। जब सिरचन ने सारा कुछ दे दिया तो मानू उसको पैसे देने लगी। तो सिरचन क्या किया कि जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए कि नहीं, मैं नहीं लूंगा। मानू फुट फुट कर रो रही थी और मैं बंडल खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी जब देखा तो फणीश्वर नाथ रेणु अचंभा रह गए। ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम वह पहली बार देख रहे थे। इस पाठ को मैंने पढ़ा दिया और इस चैप्टर के पढ़ाने से यही सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो श्रम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के श्रम से दुनिया चलता है। चाहे श्रम छोटा हो, श्रम बड़ा हो, श्रम का विभाजन होता है। और
श्रम का विभाजन जो होता है वो तो जाति पे किया जाता है, ऐसा ना होना चाहिए। यह जाति पे जो विभाजन होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चैप्टर में भी जो है कारीगर जो है, कलाकार जो है, उसके श्रम पे ठेस पहुंचा है और इस यही चीज को फणीश्वर नाथ रेणु जी ने दर्शाया है। तो आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में आशा करती हूँ कि आसानी होगी। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।